नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टेप हिमाचल के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलाइड के पेपर नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए बहुत जो एक लंबी सीरीज़ है वो लेकर आए हैं सेशंस की। तो उसमें हिंदी के एक और सेशन में हम आपको फिर वही गद्यांश पद्यांश की व्याख्या के कुछ और उदाहरण देंगे। व्याकरण के जो प्रश्न हैं वो हमने कल किए थे, काफ़ी प्रश्न किए थे, और आगे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे नए यूट्यूब चैनल में आपको MCQs भी मिलेंगे, जिसमें जैसे इस प्रकार प्रश्न आते हैं हर विषय से संबंधित, ठीक है ना, व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के। तो उससे क्या होगा कि आपको जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे और MCQs थोड़े से स्टूडेंट्स को थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। मैं जानती हूँ कि गद्यांश पद्यांश की व्याख्या में सिर्फ सुनते रहना, नए नए प्रश्न, जैसे एक प्रश्न आया फिर 1 मिनट बाद नया प्रश्न आया, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। लेकिन अब क्या करें, व्याख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण के प्रश्न तो फिर भी आपको बहुत जगह मिल जाते हैं, व्याख्या थोड़ी कम मिलती है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि नई नई व्याख्या जो है कविता की हो या गद्य की हो आपके लिए लेकर आएँ, जिससे कि आपको मदद मिले परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए, आज हम गद्यांश पद्यांश दोनों की व्याख्या जो है इस सेशन में करेंगे फटाफट। सबसे पहले तो कविता ही आ जाएगी, उसके बाद 2 गद्यांश की व्याख्या करेंगे हम। कविता कविता पहले पढ़ते हैं। आप भी अपने आप से प्रयास कीजिएगा कि आपका दृष्टिकोण क्या है। आपको याद होगा कि कल जो सेशन था हमारा, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार मतलब एक ही जो गद्यांश है उसको हम 6-7 दिशाओं में लेकर जा सकते हैं। उसकी व्याख्या 6-7 तरीके से हो सकती है। आपने कौन सा बिंदु पकड़ा है और आप किस मार्ग पर चल रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन वही है कि जो भी आप मार्ग चुने उसको तर्क सहित उसकी व्याख्या जरूर कर दें। कविता देखिए। युद्ध के बगैर हम बहुत अकेले हैं। अच्छा जी, कौन सा युद्ध है जिसके बिना हम अकेले हैं? अपने ही आगे दौड़ते हुए हाँफ रहे हैं। युद्ध के बगैर बहुत सीमित हैं हम, बस हाथ भर में खत्म हो जाते हैं। युद्ध के बगैर हम दोस्त नहीं हैं, झूठी जुटलाई भावनाओं की कमाई खाते हैं। युद्ध इश्क के शिखर का नाम है, युद्ध लहू से मोह का नाम है। युद्ध जीने की गर्मी का नाम है, युद्ध कोमल हसरतों के मालिक होने का नाम है। युद्ध शांति की शुरुआत का नाम है। बताइए, आखिरी पंक्ति तक आते आते देखिए बिल्कुल क्या ही हो गया, ये तो बिल्कुल विरोधाभास हो गया कि जो युद्ध है वो शांति की शुरुआत का नाम है। अब इसके लिए तो सबसे महान उदाहरण क्या है कि धर्म की स्थापना के लिए जब महाभारत हुई थी, कि जैसे पहले बहुत ही अशांति का माहौल हो गया था, सभी आपस में लड़ रहे थे, भाई हों, परिवार के सदस्य हों, लेकिन आगे बिल्कुल शांति हो, ये जितना भी जो अपवाद मतलब कि वाद विवाद था वो सब खत्म हो जाए, उसके लिए युद्ध करना ही पड़ा। और यहाँ पे युद्ध का मतलब ये नहीं है हिंसा कि मतलब अस्त्र शस्त्र चलाना, जो रणभूमि में लड़ा जाता है, केवल वही युद्ध नहीं। युद्ध अर्थात कभी कभी आपको स्वयं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अपनी जो कोमल हसरतें हैं उनका मालिक होना। कोमल हसरतें अर्थात जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आपको पता है कि परीक्षा है, लेकिन आप कहते हैं चलो भैया आधा घंटा सो ही लेते हैं, और अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है, ठीक है, थोड़ी सी लेट आई हैं सर्दियाँ लेकिन आ गई हैं, तो उसमें आपका मन करता है कि भाई थोड़ा सा और सो लें, तैयारी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे भाई, लेकिन वो सोते सोते आप सोते हैं 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो चुका होता है। तो उन कोमल हसरतों पर विजय पाना, उसका मालिक होना। तो युद्ध मतलब कि अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ करना, अपने अंतरात्मा को दृढ़ करना, और अपनी जो मतलब कि लालसाएं हैं, मोह है, उस पर विजय प्राप्त करना, उससे लड़ना, आपके अंदर की जो नकारात्मकता है उसके साथ लड़ना, उस युद्ध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अब व्याख्या क्या है इसकी? अब देखिए, प्रसंग भावार्थ काफ़ी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। मेन बात बस वही है कि आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। और आज जैसे केवल व्याख्या ही व्याख्या है, ठीक है ना, एक पद्यांश है, 2 गद्यांश हैं, तो उसमें हम भावार्थ प्रसंग इस पर इतना नहीं जाएंगे, सीधा व्याख्या पर आएंगे कि आपको अर्थ पता चले कि किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ये है कि व्याख्या की दी गई पंक्तियों में कवि ने अत्यंत ओजस्वी भाव से, ठीक है ना, प्रेरणात्मक है तो ओजस्वी भाव है, उसे जीवन में युद्ध के सही अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। युद्ध के सही अर्थ का, कि एक्चुअल में सही युद्ध क्या होता है। अब जैसे कुछ युद्ध होते हैं कि हम कहते हैं ना, हर युद्ध लड़ा नहीं जाता। जैसे कृष्ण जी जो थे वो रणछोड़ भी बने, कि कभी कभी हमें कुछ युद्ध जो हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। अब जैसे घर है, घर में कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपका जो आपसे जो छोटा है, ठीक है ना, वो भी अगर सही बात कर रहा है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, उसकी बात स्वीकार करनी है। तो कुछ युद्ध होते हैं जो हमें नहीं लड़ने होते हैं, उनका सही अर्थ ही ये होता है कि उन्हें ना लड़ा जाए। तो युद्ध के सही अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। वे युद्ध को केवल रणभूमि एवं योद्धाओं तक ही सीमित नहीं मानते हैं। ये देखिए कि युद्ध के बगैर बहुत सीमित है हम, खैर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि युद्ध के बगैर बहुत सीमित है हम, कि अगर हम पुरानी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी, अब जैसे घूंघट प्रथा थी, सती प्रथा थी, अगर हम उसके साथ ही चलते रहते, उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा ना होता,
ठीक है ना। अगर हम युद्ध ना करते, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाते, क्रांति ना करते, तो वहीं पे फंसे रहते, बहुत सीमित होकर रह जाते हम। अच्छा, फिर हमें लगता है कि भाई जो आसमान में उड़ने का कार्य है वो तो केवल पंछियों को ही दिया गया है, मनुष्य के बस का तो है ही नहीं, मनुष्य तो ज़मीन पर ही चल सकता है। लेकिन हमने संघर्ष किया, मेहनत की, ठीक है ना, तो वैज्ञानिकों ने तरीका ढूंढा, तो उसके वो भी एक युद्ध है कि एक जो आपकी जो सीमाएं हैं उससे लड़ना, उसको तोड़ना। तो जो कवि हैं वो युद्ध को केवल रणभूमि एवं योद्धाओं तक ही सीमित नहीं मानते हैं, वे युद्ध को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए, उसे सार्थक बनाने के लिए इसे अनिवार्य मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे ज़रूरी मानना और इसे अनिवार्य मानना, शब्द का जो प्रयोग है वो आपकी मतलब भाषा को और प्रभावी बनाता है, आपकी व्याख्या को भी प्रभावी बनाता है, मार्क्स दिलवाने में आपकी मदद करेगा। वे कहते हैं कि युद्ध का अर्थ केवल हिंसा और मारकाट नहीं है, अपितु युद्ध अर्थात स्वयं के भीतर जोश एवं ऊर्जा उत्पन्न करना, स्वयं को निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और मन में उत्पन्न हो रहे आलस, भय, मोह आदि जैसे नकारात्मक भावों के विरुद्ध अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से युद्ध कर जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ना ही युद्ध का परम लक्ष्य है। मनुष्य के मन में सदैव कोमल भाव जन्म लेते रहते हैं, जैसे प्रेम, लालसा, इच्छा, जो मनुष्य को कमजोर भी बना देते हैं। परंतु इन्हीं भावों को यदि संतुलित कर इनका सदुपयोग किया जाए तो ये मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इसी संतुलन हेतु स्वयं के भीतर एक युद्ध की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रेम के शिखर पर पहुंचने के लिए तो केवल भाव ही पर्याप्त होते हैं, परंतु उस शिखर पर संभल कर रहने का नाम युद्ध है। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि जीत तो हर कोई जाता है, ठीक है ना, लेकिन उस जीत को कंटिन्यू करना, परमानेंसी जो है, रेगुलरिटी। अब जैसे एक बार अगर जैसे कोई छोटी टीम है क्रिकेट की, वो एक बड़ी टीम को हरा दे, ठीक है ना, तो हमें लगेगा कि भाई ये तो तुक्के से जीत गए। लेकिन अगर वही टीम अगले 2-3 मैच और जीत जाए, फिर हम कहते हैं जाकर कि हाँ ये टीम ना बड़ी तगड़ी टीम है, मतलब कि अच्छे से अभ्यास करके आई है ये कि इस बार तो ये सबको हरा रही है, इस बार तो ये वर्ल्ड कप जीत के रहेगी। अभी वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा कि मतलब क्या क्या हुआ, सब कुछ हो गया इस वर्ल्ड कप में। तो ये वही चीज़ है कि आप किसी भी शिखर पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना कठिन नहीं है जितना कि उस पर संभल कर रहना। तो क्योंकि प्रेम तभी सार्थक होता है यदि वह स्थायी हो, क्षण भंगुर ना हो, और इसके लिए मन की चंचलता से भी निरंतर युद्ध करना पड़ता है, जो क्षणिक सुख के लिए हर दिशा में भटकाती रहती है। कि जो हमारे मन की जो चंचलता है, ठीक है ना, हमारा मन करता है ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन हमें उस जो क्षण भंगुर, जो कुछ पल के लिए जो सुख है, उसके लिए हमें अपना जो परम लक्ष्य है उसको छोड़ना नहीं है। फिर ये है कि जैसे आपका लहू से मोह अर्थात, अब वहाँ पे कविता में है ना कि लहू से मोह का अर्थ क्या है। लहू से मोह अर्थात कठिन परिश्रम को जीवन का भाग बनाना भी एक युद्ध है। लहू मतलब कि आपका जैसे हम कहते हैं ना खून पसीना ये लगा दिया पूरा, की एक युद्ध है, क्योंकि वह यह सरल नहीं होता और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। योद्धा केवल वह नहीं जो रण क्षेत्र में लड़ते हैं, यहाँ पे न की जगह न आएगा और क्ष कि रण क्षेत्र में लड़ते हैं, अपितु तो जीवन पथ के इस मार्ग को सार्थक बनाने हेतु भी हर मनुष्य को एक योद्धा बनना पड़ता है, जहाँ उसे कभी स्वयं से तो कभी समाज से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती आपको केवल समाज ही नहीं देता, आपके अंदर से भी आपको चुनौती मिलती है। आपको अंदर से चुनौती मिलती है कि भाई थोड़ा और सो ले, या अब इतना नहीं पड़ा जा रहा, बस अभी रहने देते हैं, या फिर उसको तो बिना बैठे ही सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम अपना मार्ग ही बदल देते हैं। ऐसा नहीं, जिन पर विजय प्राप्त कर ही वह सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जो मनुष्य इस युद्ध में भागते हैं वे वास्तव में एक नीरस और निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में ना तो कोई लक्ष्य है ना ही कोई प्रेरणा। कि जो इस युद्ध को त्याग देते हैं ना, उनको लगता तो है कि मतलब कि वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बस होटल में बैठे बैठे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल नीरस होता है, ठीक है ना। वे निर्जीव रहकर भौतिक सुखों में फंसकर केवल दिखावटी जीवन जी रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं। आई नो ये कहने वाली बातें हैं, मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, दूसरे पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वो बिल्कुल छोड़ दें, आप वो करें लेकिन कुछ समय के लिए करें, अपने परम लक्ष्य से ना भटकें। अब जैसे आप पथ पर जा रहे हैं, आपको कोई सुगंधित फूल मिला, कोई आपसे नहीं कह रहा कि उस सुगंधित पुष्प की आप सुगंध ना लें, उससे मतलब कि उस पुष्प को देखें, निहारें, ठीक है ना, उसकी महक का आनंद उठाएं, लेकिन फिर उस अपने जो लक्ष्य वाला जो मार्ग है उस पर प्रशस्त हों। ये महत्वपूर्ण है। ऐसा जीवन हमारी मानसिकता को बहुत संकुचित और हीन बनाता है, जिससे हम जीवन के सही अर्थ को नहीं समझ पाते और वास्तविक शांति से वंचित रह जाते हैं। वांछित नहीं, वंचित। वांछित तो वो होता है जो हमारी इच्छा है, वंचित रह जाते हैं।
ऐसा जीवन कुछ क्षण के लिए सुख दे सकता है, परंतु क्षणिक सुख के बाद दुखों का भी आगमन होता है, जिसे मनुष्य सहन नहीं कर पाता और भीतर से कमजोर होने के कारण या तो निराशा के गर्त में चला जाता है या नकारात्मक प्रभाव में आकर अपना और समाज का अहित करना प्रारंभ कर देता है। दोनों ही परिस्थितियों में वह अपना जीवन नष्ट ही करता है। तो देखिए, उसकी हमने इस प्रकार से व्याख्या की थी, क्योंकि क्या है कि जैसे कुछ लोग अभी मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी आप जैसे अपने यौवन काल में अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, जो लोग अभी मेहनत कर देते हैं वो आगे जाके फिर सुख भोगते हैं, लेकिन अभी आप ऐशो आराम में फंसे रहे, पढ़ाई आपने की नहीं या अच्छा, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से ही वो होता है, अगर आप अपने विचार भी सही रखें। पढ़ाई का मतलब केवल कुछ चीज़ें याद करना नहीं, पढ़ाई का मतलब है अपनी विचारधारा को बढ़ाना, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना, कि आप इस चीज़ को कितना डीपली समझ सकते हैं, चीज़ों की वास्तविकता को कितना समझ सकते हैं, अपनी सोच विचार की क्षमता को बढ़ाना। शिक्षा का सही अर्थ यह होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। अब आते हैं गद्यांश पर। पहला गद्यांश, मैंने बताया था ना 2 गद्यांश की व्याख्या करेंगे हम। तो पहला गद्यांश है, स्फूर्ति, आशावादी, उत्साह तथा व्यापक जीवन दृष्टि मनुष्य जीवन में सुख का सहज स्रोत है। ये भी थोड़ा उसी से संबंधित है। जो संबंध भूख का भोजन से है वही स्फूर्ति का जीवन से है। जो व्यक्ति जितने अधिक विषयों में रुचि रखता है उसे आनंद के उतने अधिक अवसर मिलते हैं। रुचि तथा स्फूर्ति साथ साथ चलते हैं। अधिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को भाग्य पर कम निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति या वस्तु के अनुभव से निराश होकर वह दूसरी किसी वस्तु, स्थिति अथवा व्यक्ति से आनंद पा सकता है। अब इसमें बेसिकली क्या है, एक तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो यहाँ पे एनर्जेटिक रहने का, स्फूर्ति से, कि जीवन में स्फूर्ति होनी चाहिए, ठीक है ना, एक गतिशीलता होनी चाहिए। दूसरी इसमें क्या है कि आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ही डिब्बे में बंद होकर नहीं रह जाना। नो डाउट ये कहा जाता है कि हाँ, अगर आप चित्रकार हैं तो आप बहुत अच्छे से चित्रकारी करते रहिए, आप उसमें प्रवीण होते रहेंगे, होता है ये चीज़। अब जो क्रिकेटर हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई क्रिकेट खेलते रहिए तभी आप एक्सपर्ट होंगे, वो चीज़ तो सही है, लेकिन साइड में आपका कुछ और भी हॉबीज़ होनी चाहिए, कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो साथ में आपको अपने परिवार को भी समय देना चाहिए, हंसी मजाक के लिए भी समय निकालना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपको जैसे कि फार्मिंग का शौक है, आप वो भी कीजिए। उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तो क्रिकेट का एग्जाम्पल था। अब देखिए क्या है ना भाई, एज अ क्रिकेट फैन मुझे सारे उसी के उदाहरण मिलते हैं। तो अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको नहीं कह रहा है कि 24 घंटे पढ़ाई करिए, तब फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे। पढ़ाई करिए, साथ साथ दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमिए फिरिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है वो कीजिए। थोड़ा सा अगर आपको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स का शौक है, बाहर जाके खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी खेलिए, जिससे कि क्या हो कि आपका मन जो है वो प्रसन्नता से भर जाए। क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना कि शारीरिक बल से ज़्यादा आपको मानसिक बल की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से अगर आप पूर्णतः थक भी जाएं, तब भी अगर आपका जो मन है वो प्रसन्न है ना, आपको अंदर से अपने आप हिम्मत आ जाएगी। यही चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने आपको बताए। व्याख्या, दी गई पंक्तियों में लेखक ने जीवन में स्फूर्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व को समझाने का उत्कृष्ट प्रयास किया है। अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जीवन में सुख और प्रसन्नता चाहिए तो मनुष्य को आलस्य को त्यागना होगा और निरंतर गतिशील रहते हुए जीवन व्यतीत करना होगा, मतलब निष्क्रिय नहीं रहना होगा। जिस प्रकार मनुष्य शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भी स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मकता, उत्साह, प्रेरणा आदि की आवश्यकता होती है, जो जीवन में क्रियाशील बनकर ही प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति चुस्ती फुर्ती से हर कार्य करता है वह सदा उत्साहित ही पाया जाता है, और ऐसा व्यक्ति केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं अपितु अपने हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब आपने जैसे देखा होगा जो बहुत ही एग्रेसिव एक्टर्स होते हैं उन्हें देख के, जैसे अजय देवगन की मूवी देखिए भाई, सिंघम वगैरह देखिए, उसे देख के आपको भी लगता है कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं आप कोई बोरिंग सी मूवी देख रहे हैं जो चलती जा रही है, घसीटती जा रही है, आपको लगता है क्या हो रहा है, आप भी मतलब थका के सो जाते हैं। ये चीज़ होती है कि किस प्रकार खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा व्यक्ति सदैव नए नए काम करता रहता है, उसे कार्य करने से प्रसन्नता मिलती है और इसी से प्रेरणा पाकर वह हर कार्य को खुशी के साथ और अधिक कुशलता के साथ भी करता है। यदि ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख या निराशा जब भी आने का प्रयास करती है, वह व्यक्ति अपने मन को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे कार्य में लग जाता है, मन को विचलित नहीं होने देता और उसे सदैव कार्य द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। अब फिर से वही उदाहरण कि अगर आप पढ़ाई में आपके थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, अब आप दुखी होकर बैठ जाएं, ठीक है ना, और दुख मनाते रहें, तो आप आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। आज आपके मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर जाइए, चाय पीजिए, थोड़ा खाइए पीजिए, समोसे वगैरह खाइए, चाट खाइए, उनसे बात कीजिए कि मेरे तो आज यार थोड़े कम मार्क्स आए,
तुम बताओ तुमने इसमें ऐसा क्या क्या था, तो मतलब उसका थोड़ा डिस्कस किया। और पेपर के बारे में ना डिस्कस कीजिए, कुछ जर्नल डिस्कस कर लीजिए कि भाई एक बार पेपर खत्म हो जाए, हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। वो सोच सोच कर ना आपका मन उत्साहित हो जाएगा, और फिर आप मतलब कि एक नई ऊर्जा के साथ आगे की पढ़ाई करेंगे। तो वो चीज़ है कि बुरी चीज़ें आपको भूलनी है। वो कहते हैं ना कि भूलना भी एक अच्छी चीज़ है, कि आप फिर बुरी चीज़ें भूल जाते हैं और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें फिर याद रखें, ये भी आपको करना है। तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन का अभिन्न होने के बावजूद भी कोई दुख व निराशा उस व्यक्ति के जीवन में अधिक समय तक रुक नहीं पाते और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि थकान काम करने की नहीं अपितु काम ना करने की होती है। बिल्कुल सही है ये। अकर्मण्यता मनुष्य में नकारात्मक भावों जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अनावश्यक विचार आदि को जन्म देती है, जो आगे चलकर मनुष्य के हर दुख का कारण बनते हैं। हम कहते हैं ना कि आप खाली बैठे रहते हैं, ये जो लोग चुगली करते रहते हैं एक दूसरे का, कि हम कहते हैं ना कि जो बेकार लोग होते हैं वो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कि उसने ऐसा किया, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करता है। और जो सही लोग होते हैं, ज्ञानवान बुद्धिवान लोग होते हैं, ठीक है ना, वो विचारों की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा भी करना चाहिए। इसलिए जीवन में सुख पाने का सबसे सरल तरीका है कर्मशील बनना, आलस्य को त्यागना और नए नए काम करने का प्रयास करना, जिससे जीवन अत्यंत उत्साह, प्रेरणा, सकारात्मक भावों और प्रसन्नता से भरा रहेगा, और ऐसा ही जीवन वास्तव में सार्थक कहलाएगा। तो ये इसकी व्याख्या थी, इस प्रकार ही आप करेंगे। और आज का अंतिम भाग, एक और गद्यांश की व्याख्या। आधुनिक काल में धर्म और परंपरा से नैतिकता को मुक्त करने का प्रयत्न किया गया है। अब नैतिकता क्या है, किस अर्थ में ली गई है? इसका यह परिणाम हुआ है कि नैतिकता राजनीति का ही एक अंग अथवा उससे उद्गमित व्यक्तिगत व्यवहार नीति के रूप में स्थापित होने लगी। चलिए, राजनीति आ गई है इसमें। नैतिकता संबंधी नहीं वरन राजनीति संबंधी प्रश्न महत्वपूर्ण होते चले गए। पाश्चात्य संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु के काल में राजनीति को नीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों के अधीन माना गया। प्लेटो के अनुसार राजनीति का उद्देश्य जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य के आदर्श क्या हैं और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्लेटो ने माना कि नैतिक जीवन के परम लक्ष्य या चरम श्रेयस को सामाजिक संदर्भ में उपलब्ध करने के लिए राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं ना कि अगर लोकतंत्र मतलब जिसमें सभी का राज हो, लेकिन अब क्लास में अगर कोई मॉनिटर नहीं होगा तो सभी अपनी अपनी मर्जी का काम करेंगे, तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो इसलिए कोई भी, चाहे एक छोटी सी कक्षा ही क्यों ना हो, एक मॉनिटर का होना हमेशा आवश्यक होता है। उसी प्रकार आपको एक राज्य या एक राष्ट्र को चलाना है, तो उसके लिए देश का प्रशासन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वो अभी अभी क्या करें, जस्ट हमें ये देखना कि उनका परम लक्ष्य क्या है। अब जैसे आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, सबको लगा कि भाई ये क्या हुआ, हमें तो लाइन में खड़ा होना पड़ गया। लेकिन देश की जनता ने सूझबूझ दिखाई, उन्हें पता था कि ये जो कार्य है ये सही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर पंक्ति में खड़े हो लेंगे, लेकिन हम ये चीज़ करेंगे अवश्य, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये सही कार्य है। वही चीज़ कि आपको उस चीज़ के पीछे के परम लक्ष्य को समझना है। उसी प्रकार जैसे अभी महामारी आई थी, ठीक है ना, कोरोना आया था, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो भाई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, वैक्सीन ज़रूरी है, हमें लगवानी है, ठीक है ना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो वही है कि और मतलब नो डाउट कि राजनीति में मतलब कि अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, आदर्शों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो एंगल भी लेकर आना है व्याख्या में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये संवेदनशील विषय है, इसलिए ये वाला थोड़ा सा गद्यांश मैंने चुना भी कि इसको आप कैसे देखेंगे। दी गई पंक्तियों में लेखक ने भारतीय समाज पर निरंतर पड़ रहे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का एक और उदाहरण यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चलिए यहाँ पर अब हम राजनीति नहीं, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति ले आए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, आपको किनारे से निकलना है, किसी भी मुद्दे में फंसना नहीं है। यह प्रभाव इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति, धर्म या समुदाय नहीं अपितु पूरे राष्ट्र से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में नैतिकता का अर्थ धर्म और परंपरा से चले आ रहे सिद्धांतों के अनुरूप परिभाषित किया जाता रहा है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं नैतिकता का अर्थ क्या है। भारत में नैतिकता मतलब कि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए आदर्श छोड़ गए हैं, उसी आदर्शों पर चलना। अपने पूर्वजों से मिली सीख और रीतियों को आगे की पीढ़ियों ने शब्दशः न सही तो बहुत हद तक आगे बढ़ाया भी है। शब्दशः मतलब कि जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा तो नहीं, कि जैसे वो लोग कहते थे कि आपको बस जो आपके माता पिता ने कहा बिल्कुल वही मानना है, ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक माना है। आज भी भारत में ये माना जाता है कि अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो बच्चे उनकी बात मानते हैं।
चाहे बिल्कुल 100% ना सही, मतलब कि थोड़ा बहुत वाद विवाद करते हैं कि भाई आप समझ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ साइंस वगैरह ही नहीं लेंगे, हम वोकेशनल कोर्सेज भी लेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। ये हमें सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करना है कि जो आप काम कर रहे हैं वही काम नहीं करना, हमें भिन्न कार्य भी करना है। तो शब्दशः न सही, लेकिन भारतीय संस्कृति में आज भी कहते हैं ना कि परिवार इसलिए भारत में ही होते हैं, परंतु वर्तमान में आधुनिकता के प्रभाव में आकर नैतिक मूल्यों का आधार हमारी संस्कृति नहीं अपितु राजनीति बनती जा रही है। सत्ता और शक्ति की लालसा में हर राजनीतिक पार्टी अपने नए सिद्धांत और सोच लेकर जनता के बीच जा रही है और अपनी विचारधारा को राष्ट्रीय संस्कृति से जोड़कर उनका विश्वास अर्जित करने का प्रयास कर रही है। और आई गेस इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सोशल मीडिया के अधीन इस पीढ़ी को प्रभावित करना राजनीतिक दलों के लिए एक अत्यंत सरल और सहज माध्यम भी बन गया है, ये भी सत्य है। पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान राजनीति को नीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों के अधीन मानते थे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे प्लेटो और अरस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, हिस्ट्री मेरी हमेशा से कमज़ोर रही है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे दी गई थी ये चीज़, तो मैंने उसे इग्नोर नहीं किया, मैंने उसे इस तरीके से प्रस्तुत किया कि भाई मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैंने वही पंक्ति को थोड़ा सा वैसे बड़ा करके लिख दिया। तो यही आपको चालाकी पेपर में भी दिखानी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, कोई बात नहीं, अब जैसे कविता है, उसकी 2-3 पंक्तियाँ आपको नहीं समझ में आ रही, तो फिर वही ट्रिक अपनाइए कि उसे थोड़ा सा वाक्य के रूप में परिवर्तित करके लिखिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ, इसे ये चीज़ आती है, क्योंकि आपका मेन मोटिव मार्क्स गेन करना ही है। तो मूल सिद्धांतों के अधीन आते थे और वही सोच धीरे धीरे हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चयनित शासक ही देश की राजनीति चलाता और इसीलिए लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उस शासक अथवा दल की व्यक्तिगत विचारधारा या नीतियां क्या हैं जिनका अनुसरण कर वे देश का नेतृत्व करेंगे। हमारे देश की जनता कहती है ना कि भाई ये मतलब कि इसकी ये सोच लेकर ही हमारे बीच आ रहा है, तो हम इसे ही चुनेंगे। इसी कारण पूर्वजों की विचारधारा से अधिक वे राजनेताओं की विचारधारा को समझने का अधिक प्रयास करते हैं और उसी के अनुरूप देश का वातावरण भी प्रभावित होता है, जो अंततः देशवासियों की विचारधारा का रूप ले लेता है। चलिए, तो इसकी एक छोटी सी ही व्याख्या थी, लेकिन आपने देखा ना, इसमें हमने किसी भी विशेष पार्टी का या किसी भी विशेष मतलब कि व्यक्ति का ऐसा कुछ समर्थन या उसका मतलब उसके विरोध में नहीं बोला, लेकिन हमने जैसे कहते हैं ना कि किनारे से निकलना, एक सेफ पैसेज लेकर निकलना, ये वो चीज़ थी। तो इसलिए संवेदनशील कोई मुद्दा अगर आ भी जाए तो आपको इस प्रकार से व्याख्या करनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, अपने एंड पर भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी ही होगी। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।